नमस्कार, स्वागत है आपका और आपके साथ मैं हूं सुरभि तिवारी। बांग्लादेश के पूर्व प्रधानमंत्री शेख हसीना को सजा सुनाए जाने से पहले ढाका में बड़ा बवाल हुआ। हसीना समर्थकों ने सड़कों को जाम कर दिया। शेख हसीना पर लगे केस को वापस लेने की मांग कर सड़कों पर उतर गए, जिसके जवाब में बीएनपी और बांग्लादेश जमाते इस्लामी के कार्यकर्ता जुलूस निकाल करके विरोध जताने लगे और इस दौरान कई जगहों पर दोनों के बीच टकराव भी हुआ और ये टकराव हिंसा में बदल गया। हसीना समर्थकों का आरोप यह है कि मोहम्मद यूनुस के इशारे पर बीएनपी और जमाते इस्लामी के कार्यकर्ताओं ने हिंसा और बवाल किया। उपद्रवियों ने शेख हसीना की आवामी लीग पार्टी के केंद्रीय कार्यालय को आग लगा दी और ऐसे में सवाल ये कि क्या सत्ता में रहने के लिए यूनुस बांग्लादेश में हिंसा की आग सुलगा रहे हैं? क्या शेख हसीना की बांग्लादेश वापसी के डर से ढाका में बवाल करा रहे हैं? आज इसी मुद्दे को लेकर करेंगे चर्चा, लेकिन पहले एक रिपोर्ट आपको दिखाते हैं। बांग्लादेश जलने लगा, हिंसा की आग में सुलगने लगा, ढाका में बवाल बढ़ने लगा। हिंसा, हंगामा और प्रदर्शन की ये तस्वीरें बांग्लादेश की राजधानी ढाका की हैं, जहां शेख हसीना के समर्थकों ने मोहम्मद यूनुस के खिलाफ हल्ला बोल दिया है। ढाका की सड़कों पर उतरकर प्रदर्शन कर हसीना समर्थकों ने मांग की है कि हसीना के खिलाफ झूठे मामले वापस लिए जाएं, फरवरी में चुनाव की तारीख का ऐलान किया जाए, गिरफ्तार आवामी लीग के कार्यकर्ताओं को रिहा किया जाए। इस मांग को लेकर बांग्लादेश की पूर्व प्रधानमंत्री शेख हसीना के समर्थकों के तेवर और तीखे हो गए हैं। हसीना समर्थक सड़कों पर उतर आए, प्रदर्शन करने लगे, जिसके जवाब में बांग्लादेश नेशनलिस्ट पार्टी और बांग्लादेश जमाते इस्लामी के कार्यकर्ता भी जुलूस निकालकर हंगामा करने लगे। देखते ही देखते बवाल इस कदर बढ़ा कि ढाका समेत 5 जिलों में हाईवे जाम कर दिया गया। हिंसा और हंगामा बढ़ने लगा, सड़कों पर बम फटने लगे, वाहनों में आगजनी होने लगी, जिसके बाद बॉर्डर गार्ड बांग्लादेश की 12 अतिरिक्त टुकड़ियां ढाका में तैनात की गईं। प्रमुख इलाकों में पैरामिलिट्री फोर्स की तैनाती बढ़ाई गई है। राजधानी ढाका में 400 पैरामिलिट्री सैनिक तैनात किए गए हैं। हिंसा के मद्देनजर ढाका और बड़े शहरों में स्कूल ऑनलाइन कर दिए गए, पब्लिक ट्रांसपोर्ट पूरी तरह से बंद कर दिए गए हैं। बांग्लादेश में यह बवाल तब हो रहा है जब बांग्लादेश की सुप्रीम कोर्ट 17 नवंबर को पूर्व प्रधानमंत्री शेख हसीना के खिलाफ मानवता के विरुद्ध अपराध के मामले में फैसला सुनाएगी। शेख हसीना पर 2024 में छात्र आंदोलन में हिंसा को बढ़ावा देने का आरोप है। आरोप लगाया गया है कि शेख हसीना ने प्रदर्शनकारियों पर फायरिंग के आदेश दिए थे। इस फायरिंग में सैकड़ों प्रदर्शनकारियों की मौत हो गई थी। प्रदर्शन कर रहे लोगों को अपहरण कर गायब कर दिया गया था। प्रदर्शनकारियों की लाशें जलाकर सबूत खत्म कर दिए गए थे। जांच एजेंसियों और कोर्ट पर दबाव बनाया गया था। यह आरोप लगाकर सरकारी वकील ने उनके लिए फांसी की सजा की मांग की है। हालांकि शेख हसीना ने सभी आरोपों को सिरे से खारिज कर दिया। शेख हसीना ने एक इंटरव्यू के दौरान कहा, मेरे खिलाफ चल रहा मुकदमा झूठा तमाशा है। मैंने प्रदर्शनकारियों पर फायरिंग के आदेश नहीं दिए थे। मैं अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर केस का सामना करने को तैयार हूं। मैंने कई बार कहा है कि अगर यूनुस सरकार सच में ईमानदार है तो मुझ पर इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट में केस करें। हालांकि वो ऐसा नहीं करेंगे क्योंकि उन्हें पता है कि निष्पक्ष अदालत मुझे बरी कर देगी। इसके अलावा शेख हसीना ने यूनुस पर कट्टरपंथियों की गोद में खेलने का भी आरोप लगाया था। सवाल है कि क्या यूनुस कट्टरपंथियों के कहने पर बांग्लादेश को तबाह कर रहे हैं? क्या साजिश के तहत बीएनपी और जमाते इस्लामी के कार्यकर्ताओं को आगे कर बांग्लादेश में हसीना के खिलाफ नफरत फैला रहे हैं? क्या सत्ता में बने रहने के लिए यूनुस ढाका को जला रहे हैं? ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज इंडिया। और इस पर चर्चा करने के लिए इस वक्त हमारे साथ बेहद खास मेहमान जुड़ चुके हैं। रिटायर्ड मेजर जनरल हैं आप के सिन्हा जी, डिफेंस एक्सपर्ट, और शोएब चौधरी जी, बांग्लादेश से पत्रकार हमारे साथ जुड़े हुए हैं। आप दोनों का बहुत स्वागत है सर। सबसे पहले शोएब जी, मैं आपका रुख कर रही हूं क्योंकि बांग्लादेश की जो स्थिति इस वक्त हमें नजर आती है, ढाका में जो बवाल देखने को मिल रहा है, तो पहले आपसे वहां की हकीकत को जानना जरूरी हो जाता है कि क्या वाकई कहीं ना कहीं डर गए हैं यूनुस कि अगर वापसी हो जाती है शेख हसीना की तो फिर उनका सब कुछ किया कराया पूरी तरह विफल हो जाएगा, फेलियर होगा उनके लिए। बहुत बहुत धन्यवाद सुरभि जी।
आपको और हमारे को पैनलिस्ट साहब को मेरी तरफ से नमस्कार। देखिए, ये जो यूनुस ने अभी जो उसके जो अंतिम समय आ गई, जी। उल्टी गिनती जो हम लोग कहते हैं, आज ही ढाका में सुबह 10 बजे एक सो कॉल्ड ये कहता है कि इंटरनेशनल खत्म नबूवत कॉन्फ्रेंस किया। इस पे पाकिस्तान से मौलाना फजलुर रहमान को लाए और पाकिस्तानी और भी मुल्ले को लाए, भारत से भी आए, नेपाल से आए, तुर्की से आए और बांग्लादेश से यूनुस की ये जो तानाशाही की एडवाइजर है ये भी शामिल हुआ था, और बांग्लादेश नेशनलिस्ट पार्टी एंड जमात इस्लामी सब जमायत होके कहा कि अहमदियों को नॉन मुस्लिम घोषणा करना पड़ेगा जी। और इन्हें कहा कि ये इस्लाम की इकट्ठा होने की वक्त आ गई वगैरह। ये क्यों कर रहा है कि बीएनपी कहिए, ये जमात कहिए, ये सब इस्लामिस्ट पार्टी है और एंटी इंडियन पार्टी है और ये सब मिले हैं यूनुस के साथ। अभी बीएनपी की एक क्या कहूंगा, इसको एक ख्वाहिश है कि फरवरी में शायद यूनुस चुनाव देगा, पावर में आएगा, मगर यूनुस के चुनाव देने की कोई मान्यता रहने की एक कारण मैं बताता हूँ कि कल ही यूनुस ने एक नई एडवाइजर को अपॉइंट किया। तो अगर नेक्स्ट इलेक्शन होता फरवरी में तो दिसंबर में तो सब चले जाएगा इलेक्शन कमीशन के पास, तो इलेक्शन होगा नहीं। इसके एक ही जो एग्जांपल है कि यूनुस ने अभी एक नया एडवाइजर को अपॉइंट किया है, इलेक्शन होने वाला है नहीं कि। और आपने जैसे बता रहे बवाल, देखिए वो 13 तारीख से शुरू हुआ है। ढाका की सड़कों में तो अवामी लीग के कोई थे नहीं, लोग तो अवामी लीग के जो लॉकडाउन को ऐसे ही ऑब्जर्व कर दिए, सक्सेसफुल कर दी, मगर सड़कों में कौन थे? जिहादी थे, इस्लामिस्ट थे और ये आईएसआई के जितने कठपुतली थे सब थे। आप अपने पोस्ट में सर ये भी दावा करते हैं कि सिर्फ बांग्लादेश में नहीं, ये बांग्लादेश में उथल पुथल करने के साथ साथ में पड़ोसी मुल्क यानी कि भारत, यहाँ पर भी पाकिस्तान की ओर से बांग्लादेश के साथ मिल करके एक बहुत बड़ी प्लानिंग को अंजाम दिया जा रहा है। और जब दिल्ली में जो धमाका हुआ था उसके पहले भी कुछ दिनों पहले आपने पोस्ट करके इस बात की जानकारी दी थी। तो ऐसे में कई सारे सवाल खड़े हो जाते हैं सर कि क्या वाकई में बांग्लादेश की जो स्थिति इन दिनों नजर आती है, इस वजह से आप इस तरीके के पोस्ट या इस तरीके की बयानबाजी कर देते हैं और ये कहते हैं कि कुछ बड़ा हो रहा है जो शायद किसी को नजर नहीं आ रहा है? सुनो जी, देखिए ये जो दिल्ली में ब्लास्ट हुआ, आपको शायद याद है कि मैंने कोई शो में कहा था कि जब ये सैफुल्लाह साइफ ने धमकी दी कि भारत के अंदर कुछ करेगा, जिहादी कुछ टेररिज्म करेगा, तो मैंने उस वक्त कहा कि इस महीने नहीं तो अगले महीने ये पाकिस्तानी टेररिस्ट ये कुछ करेगा भारत में। हमारा ही शो था सर। जी आपके शो में। और अभी मैं फिर से कहता हूँ कि ये जो आपने हमारे आर्टिकल के बारे में जिक्र कर रहे हैं, ये उसाना फाउंडेशन में आर्टिकल मैंने लिखा, तो उसमें मैंने स्पेसिफिकली कह दी कि वहां तो दिल्ली के ब्लास्ट के पीछे थे जैश मोहम्मद, मगर ये लश्कर तैयबा और आप जानते हैं व्हाइट कॉलर टेररिस्ट के बारे में, अभी क्रिमिनल्स के बारे में, डॉक्टर्स के बारे में। डॉक्टर्स कहाँ पढ़ाई की? कोई डॉक्टर ढाका मेडिकल से पढ़ाई की और इन्होंने इंजीनियर्स को भी रिक्रूट कर रहा है। और ये सब मिलके एक साजिश कर रहे हैं कि 26 जनवरी वेस्ट बंगाल कोलकाता शहर की विक्टोरिया मेमोरियल और कालीघाट में अटैक करेगा। जब हमें ये चीज सामने आए, हमारे को क्या एक रिस्पॉन्सिबिलिटी जर्नलिस्ट के इसको फ्लैश कर देने से ये फॉल हो जाता है। भारत के खिलाफ जितने अभी जो हरकतें करने की कोशिश करेगा पाकिस्तान, बंगाली इसको रोकेगा। मैं कहता रहा लगातार कि बंगाली भारत के साथ है। और मैं फिर से कहता हूँ, सिर्फ यूनुस की ये आखिरी दिन नहीं है, ये पाकिस्तान और पाकिस्तानी आईएसआई और इनके जितने आतंकवादी संगठन है सबके आखिरी वक्त आ गए। ठीक है शोएब सर, मैं आ रही हूँ आपके पास। के सिन्हा सर, अब मैं आपका रुख कर रही हूँ क्योंकि ये रक्षा क्षेत्र के हिसाब से भी जानना और समझना जरूरी हो जाता है। क्या वाकई एक साजिश भारत के खिलाफ भी रची जा रही है जो इस वक्त उथल पुथल हम बांग्लादेश में देख रहे हैं? पाकिस्तान की लगातार हम हस्तक्षेप बांग्लादेश के भीतर देखते हैं। बांग्लादेश में वहां पर कई बार वो दौरे करता है, कई अपने अधिकारियों को भेज देता है, कई आर्मी के ऑफिसर्स को भेज देता है। तो सर ये जो तस्वीर दिखाई देती है आज ढाका की, वो बौखलाहट वाकई में सिर्फ शेख हसीना को आने से रोकने की है या फिर कोई षड्यंत्र बड़ा रचा जा रहा है और उसमें कहीं ना कहीं इन्वॉल्व भारत को भी किया जा रहा है? सर जय हिंद सुरभि। आपने एक बड़ा जियो स्ट्रेटेजिकल एंड जियो स्ट्रेटेजिक
क्वेश्चन पूछा है, जी। तो देखिए जो इंडियन सब कॉन्टिनेंट में या आप साउथ ईस्ट एशिया की जब बात करते हैं तो उसके अंदर में काफी दिनों से, ऐसा नहीं कि आप हम लोग जो देख रहे हैं बांग्लादेश के संदर्भ में, तो वो जनवरी 2024 से शुरू हुई है, जब 5th टाइम शेख हसीना चुन के आई थी कंसेक्यूटिवली, और 5वें बार आई थी चुनकर। और उसके बाद उसको अमेरिका ने भी और दूसरे वेस्ट कंट्रीज ने भी इसको कहा कि इट हैज बीन रिग्ड, ये जो उनका इलेक्शन है रिग्ड है एंड सी हैज वन। और फिर जुलाई में आप देखती हैं कि, और उसी के संदर्भ में आप देखेंगे पूरा सिलसिला चलता है, जो जुलाई के अंदर में यहाँ पर वायलेंस हुआ था, और उसके बाद 5 अगस्त को शेख हसीना को भारत आना पड़ा, उनको पॉलिटिकल असाइलम मिला है भारत। और उसके बाद आज का दौर है, जो कल आप देखिए, कल नहीं परसों, जो 17 नवंबर को आने वाला वर्डिक्ट, जो आपने बताया, किसी ने बताया सुप्रीम कोर्ट का, मगर वो है आईसीटी का, इंटरनेशनल क्रिमिनल ट्राइब्यूनल है, जो शेख हसीना ने ही बनाया था फॉर टेकिंग जितने भी वहां पर 1971 वॉर में जो वॉर क्रिमिनल्स थे उसके अगेंस्ट में बनाया था। अब उसको उसके अमेंडमेंट करके सारे क्रिमिनल्स के ऊपर में ये कोर्ट की ट्राइब्यूनल बनी है, और उसके अंदर में वर्डिक्ट आने वाला है। ऐसा माना जा रहा है कि मोर लेस ही विल गेट अ डेथ सेंटेंस। इसलिए, और डेथ सेंटेंस तो ये एक बहुत बड़ा पॉलिटिकल चैलेंज है। ये सेइंग कि इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस जो हेग में है, उसमें आप चैलेंज, वो कहती है कि वहां जाइए, एक कोर्ट के एक देश के अंदर में आईसीटी इंटरनेशनल कोर्ट ट्राइब्यूनल बनाना, और फिर सुप्रीम कोर्ट के अंदर में उसकी वर्डिक्ट आना, तो ये लेके चलिए एक बहुत बड़ा षड्यंत्र है, और उसमें डीप स्टेट्स लगे हैं, जैसे को पैनलिस्ट बता रहे हैं जो बांग्लादेश के वहाँ हैं। और देखिए वहाँ की आबादी को यदि आप देखते हैं, टोटल आबादी 18 करोड़ की आबादी है, उसमें 1.1 करोड़ 30 लाख हिंदूज हैं। तो ये तो, और हिंदूज का बहुत बड़ा बैकिंग है टुवर्ड्स द शेख हसीना की, अवामी लीग की तरफ उनकी लीनिंग होती है, क्योंकि शी वाज अ लिबरल एंड सी इज मच मोर। और जितने भी हैं वहाँ, वो चाहे जमात इस्लामी हो, चाहे बीएमपी हो, उनकी एक कठोरता है। और देखिए एक फॉर्मेशंस हैं जिसको मैं कहता हूँ रीराइटिंग बैक 1971 का, ईस्ट पाकिस्तान का जो ये था, पाकिस्तान इज ट्राइंग टू रीराइट इट बैक, और उसके अंदर में खास करके फोर फ्रंट में तो चाइना है, और बैक सपोर्ट यदि आप सेंट मार्टिन आइलैंड की जो आप देखते हैं, एक चाइनीज स्टेट के कारण वो भी बांग्लादेश के अगेंस्ट में है। तो पावर प्ले तो हो रही है यहाँ पर, और जिसमें खास करके पाकिस्तान काफी ज्यादा एक्टिव हो चुका है। और आप देख रही हैं कि चाहे वो अभी डॉक्टर्स का आपने देखा जिस तरह से बम ब्लास्ट में, वहाँ फर्टिलाइजर वहीं से आया था, जो फर्टिलाइजर की 3200 केजी फर्टिलाइजर बांग्लादेश के किसी फर्टिलाइजिंग कंपनी से नेपाल के थ्रू आया है। तो जैसे ये बता रहे हैं हमारे बांग्लादेश के भाई, तो वहां पर सारा का सारा वो चाहते हैं कि 1971 में जो अवामी लीग तो भी आई थी, उस समय जितने भी लोगों ने स्वतंत्रता की लड़ाई में लड़े थे, उनके योगदान को खत्म करें, एंड री एस्टैब्लिशमेंट ऑफ ईस्ट पाकिस्तान, जो कि पाकिस्तान के साथ, और नाम तो नहीं बदलेंगे, बांग्लादेश ही रहने देंगे, मगर इट विल बी अ लाइन टू पाकिस्तान। वो बड़ा डेंजरस है। और इसमें भी आपको याद होगा कि 1971 में लाइक अमेरिका वाज आल्सो 7th फ्लीट लेकर आया था, तो डीप स्टेट ऑफ यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका हु वाज डिफीटेड दैट टाइम, दे आर आल्सो देयर, और इसमें चाइना भी है। तो इंडिया के लिए एक बड़ा स्ट्रेटेजिक चैलेंजेस है ये, और ये चैलेंजेस को हम बड़ी खूबी से निभाएंगे। हमारे यहाँ पॉलिटिकल असलम तो दलाई लामा साहब भी हैं, और इतने दिनों से रह रहे हैं, जो कि चाइना से आए थे। वो आपको पता ही है, जब वहां पर हुआ था जो तिब्बत ऑटोनोमस रीजन के ऊपर में जब चाइना ने लिया था, उस समय से बैठे हैं हम तो। और वो 1949 से हैं, और आज तक हम उनको हैं, और वो चीजें चल रही हैं। हाँ, बांग्लादेश क्योंकि हमारा अंडर बेली है, और जिस तरह से मोहम्मद यूनुस जो हैं बार बार हमारे देश के अगेंस्ट में कार्रवाई करते हैं, उन्होंने तो ये कह दिया कि लैंडलॉर्ड कंट्री है हमारे साथ, और हमको बांग्लादेश से मिला लेना चाहिए, और हम गार्डियन ऑफ इंडियन ओशन रीजन है। आई थिंक वो ही स्टेपिंग आउट, वो चाहते हैं, क्योंकि वो रेफरेंडम भी करा रहे हैं। अभी जो इलेक्शन होगा फरवरी में, कोई डेट तो नहीं आया, एक डेट है, यूनुस वहां पे एक रेफरेंडम कराते हैं, वो जुलाई चार्टर कहते हैं उसको, वो जुलाई चार्टर के अंदर में उन्होंने उनका रेफरेंडम कराना है। तो देखिए आपने बड़ी जो लकीर खींची है, और बड़ी पिक्चर आप जिसकी बात कर रही हैं, वो एक बड़ा, और भारत एब्सोल्युटली सजग है, विल नॉट अलाउ दैट थिंग टू हैपन।
ठीक है सर, मैं लौट रही हूँ आपके पास। अब शोएब जी, क्योंकि अभी जैसे हमने सुना कि वाकई जो 17 नवंबर का जो दिन है वो बांग्लादेश के लिए बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है। अभी इस बात का जिक्र के सिन्हा सर भी कर रहे थे, लेकिन सवाल यहाँ पर यह भी हो जाता है कि 17 नवंबर से पहले इतना खौफ यूनुस में कि वो ढाका को या फिर पूरे बांग्लादेश को जलाना भी पड़ रहा है, तो वैसे पीछे हटते हुए नहीं दिखाई दे रहे हैं। ये क्या वाकई डीप स्टेट थ्योरी की वजह से वो ये ऐसा कर रहे हैं और उन्हें नहीं समझ में आ रहा है कि चाहे आप कितनी लाख कोशिशें क्यों ना कर ले, लेकिन अगर लोगों का इरादा है कि वो आपके साथ मिलकर के सरकार नहीं आगे चलाना चाहते, बांग्लादेश को आगे नहीं डुबाना चाहते हैं, तो फिर साथ तो कभी भी आपको नहीं मिलेगा। तो ये सब करके क्या फायदा है? सुरभि जी, मैं आपको और हमारे आदरणीय जनरल साहब के लिए पहले एक इंफॉर्मेशन शेयर करना चाहता हूँ। जी। देखिए, हसीना जी के खिलाफ ये यूनुस ने 583 मुकदमे दायर किए, 583। उसमें 324 है मर्डर केस और 27 केस उसमें से ये सो कॉल्ड इंटरनेशनल क्राइम्स ट्राइब्यूनल में है। जी। सो अभी ये जो शुरू किया 13 तारीख से, मैंने फिर से कह रहा हूँ कि अवामी लीग ने ये डिस्ट्रैक्शन कर नहीं रहा है, ये यूनुस के लोग कर रहे हैं, डीप स्टेट और आईएसआई की जो मर्सिनरीज है ये लोग कर रहे हैं, इसके लिए कि ये इसको एक बहाना बना के शेख हसीना जी को 17 तारीख जो भी राय देगा, लाइफ सजा, उम्र कैद या फांसी की सजा, ये सब है प्लॉट कि बांग्लादेश को पूरी की पूरी तरह डिस्टेबलाइज करके पाकिस्तान की जैसे ये देश में एक स्टेट ऑफ इमरजेंसी घोषणा करने की कोशिश में यूनुस है। और बाद में वो उसके जो मानसा है, मैंने पहले भी बताया आपको कि 50 साल पावर में रहने की। सो यूनुस की ये 50 साल की मानसा यूनुस के है, नहीं आईएसआई का है। दूसरी जो बात है, जनरल साहब ने बिल्कुल सही करेक्टली बताया है कि पाकिस्तान चाहते कि बांग्लादेश को एक पाकिस्तान के चद्दर चढ़ा देने के लिए कि 71 में हम लोगों ने पाकिस्तानियों को जो लात मार के निकाला था उसके बदला लेना चाहते बांग्लादेश के ऊपर। सो वो होने वाला है नहीं, बंगाली के यहाँ कोई पाकिस्तानी की जगह होगा नहीं। और ये जो जितने आतंकवादी काम कर रहे, ये पिछले साल भी यूनुस ने ऐसे ही किया, उसके जंगियों ने और इस्लामिस्ट ने, और करके ही एक डिस्टेबलाइज। सर लेकिन ये रोका कैसे जाएगा, क्योंकि ये तो बढ़ता ही जा रहा है। जो आक्रोश हम इस वक्त देख रहे हैं सड़कों पर, जिस तरह इस वक्त ढाका धधक रहा है, तो इसको रोक पाना क्या मुमकिन है? देखिए जो चुरबी जी, इसमें एक पॉजिटिव साइड है कि यूनुस जब ये सब टेररिज्म कर रहा है इसके लोग, तो उसके ग्रामीण बैंक में भी जाके ये लोग क्रूड बॉम्ब्स थ्रो कर रहा है, लोगों को दिखा रहे हैं कि भाई ग्रामीण बैंक को भी कुछ करो। सो मैं कहना चाहता हूँ कि 17 तारीख अब देखेंगे, दुनिया देखेगा, बांग्लादेश में यूनुस के लिए एक कयामत की शुरुआत होगा। और मैं फिर से कहता हूँ, आपके शो में पहले भी कह चुका हूँ कि ये नवंबर ही यूनुस के आखिरी महीना है। यानी आपको पूरी उम्मीद है कि शेख हसीना की वापसी होगी बांग्लादेश में? नहीं, मैं ऐसे कह नहीं रहा हूँ कि शेख हसीना की वापस थी तो उन्होंने कह दी, कब वो आएंगे वापस। मैंने जो कह रहा, बंगाली को रियासत मिलेगा, जो फ्रीडम मिलेगा ये यूनुस से। यूनुस के तानाशाही की आखिरी महीने नवंबर ही है, और आप देखेंगे 17 तारीख से क्या क्या होता है। दूसरी जो बात है, शॉर्टली मैं कहना चाहता हूँ कि यूनुस ने जो आईसीटी में ये जो लॉ को अमेंड किया, ये करने की कोई लीगल राइट ही उसके है नहीं, ये पार्लियामेंट में करना पड़ता, उसने किया नहीं। दूसरी जो बात है, यूनुस खुद ही इलीगल है। वो कहते हैं कि ही इज हेड ऑफ इंटीरियम गवर्नमेंट, मगर इसके कोई डॉक्यूमेंट भी नहीं है। वो कह रहे हैं कि सुप्रीम कोर्ट के रेफरेंस से हुआ, वो रेफरेंस का कागज भी नहीं। यूनुस हिमसेल्फ इज इलीगल। हम कहते हैं कि पाकिस्तान की तरह ये सब हमारे ऊपर चढ़ गए हैं, एंड वी विल गेट लिबरेटेड फ्रॉम दिस एलिमेंट पाकिस्तान, आईएसआई पाकिस्तान। और मैं फिर से कहता हूँ जनरल साहब को, क्या कहते हैं, विटनेस रख के कि जब बांग्लादेश अभी आज़ाद होगा पाकिस्तानियों के कब्जे से, हम लोग आवाज उठाएंगे कि बांग्लादेश शुड सीज ऑल डिप्लोमेटिक रिलेशंस विद पाकिस्तान, क्योंकि पाकिस्तान हमारा एकमात्र दुश्मन मुल्क है, और वो दिन बहुत ही जल्दी आने वाला है। आप भी देखेंगे सुरभि जी, जनरल साहब भी देखेंगे, दुनिया भी देखेगा। ठीक है सर। के सिन्हा सर, एक तस्वीर सामने आती है बांग्लादेश से ही, जिसमें हम ये देखते हैं कि 1971 के समय में जो स्कल्पचर्स रेडी किए गए थे, जो इंडियन आर्मी को दिखाया गया था कि कैसे बांग्लादेश का सहयोग किया गया, वहां के युवा उसे तोड़ रहे हैं।
क्या ये वाकई रेडिकलाइजेशन की वजह से हो रहा है? और दूसरा सवाल सर ये भी कि जब हम डीप स्टेट थ्योरी की बात करते हैं तो यहाँ पर दूसरे देशों का भी एक तरीके से इन्वॉल्वमेंट होता है। दो देशों को आपस में इस तरीके से उलझाना ताकि तीसरे को इसमें घेरा जा सके, यानी भारत का मैं जिक्र कर रही हूं। अब जो धमाके हुए, उन धमाकों के तार दोनों जगहों से जुड़े हुए हैं, बांग्लादेश और पाकिस्तान दोनों ओर से। अब जब तीसरी तरफ हम देखते हैं, तीसरे मोर्चे पर, क्योंकि अभी शोएब जी भी ये बात कह रहे थे कि आने वाले समय में भी कुछ और बड़ी प्लानिंग्स को अंजाम देने की फिराक में 26 जनवरी तक के लिए ये प्लान किए बैठे, तो बांग्लादेश और ये पाकिस्तान की ओर से जो पहल की जा रही है, क्या वाकई डीप स्टेट थ्योरी की वजह से ये? सुरभि, बहुत हद तक डीप स्टेट का ही काम है और डीप स्टेट को डिफाइन करना बड़ा मुश्किल है। डीप स्टेट के अंदर में बांग्लादेश कहीं अभी तक डिफाइन नहीं हुआ है डीप स्टेट। दूसरा, जो चीजें बनती हैं और जो आपको इंटेलिजेंस मिलता है, चाहे उसके अंदर में सामरिक इंटेलिजेंस हो, मिलिट्री इंटेलिजेंस हो, तो किसी भी देश में पूरी परिस्थितियां बदल जाए, ये हुआ है 1971 में, यदि आपको होगा, क्योंकि उन्होंने वॉर ऑफ लिबरेशन लड़ा थे, बहुत बड़ी कुर्बानी हुई थी और हमारे भी 3000 से ज्यादा सोल्जर्स अपना जान की कुर्बानी दी थी और उसके बाद बना था। मगर विद इन 4 इयर्स टाइम 1975 में ही वहां पर देखिए, जो शेख मुजीबुर रहमान, उनको मार दिया गया। उनकी शेख हसीना उनकी बेटी हैं, उनको भाग जाना पड़ा, कहीं पढ़ाई की उन्होंने जाकर जर्मनी में, फिर वो भारत आई, यहाँ पढ़ाई की। उनके सारे बेटे, उनकी वाइफ मार दी गए। तो ये जो चीजें उस समय से भी चली थी, ये दौर नंबर ऑफ टाइम्स आया है, नंबर ऑफ टाइम्स बांग्लादेश के संदर्भ में आता है, वहां मिलिट्री रूल्स भी आए हैं, मगर वो उभर के निकलता है। और इस कारण से, और शेख हसीना है 5 टर्म से वो वहां पर रही हैं सत्ता में, तो उन्होंने बहुत अच्छा काम किया था, जो एक्चुअल लिबरल बंगालियों का होता है। मगर चीजें जिस तेजी से बदली हैं, और ये चैलेंजेस हैं, जैसा साहब कह रहे हैं, वो होगा, क्योंकि भारत इसको करने नहीं देगा कभी भी, क्योंकि इट इज अंडरबेलिंग। कैसे आप कर सकती हैं कि हमारे इंडियन ओशन रीजन के अंदर में और बे ऑफ बंगाल के अंदर में कोई देश ये कहे कि वो हम उसके गार्डियन हैं और ये जो 7 स्टेट है लैंडलॉक्ड है और हम में मिल जाएगा। तो ये जो यूनुस हैं, ये भी 1971 में नहीं थे बांग्लादेश में, बिल्कुल, ही वाज इन अमेरिका। ये अमेरिका में 1972 में ये पैराड्रॉप हुए चिटगांव के अंदर में। उसके बाद वहां पर जो ग्रामीण बैंक की बात कर रहे थे शोएब साहब, उसके बाद जिस तरह से वो आए हैं, और ही इज अ मोल, वो जो प्लांट हुआ है, और उसमें जो छात्र शिविर का जो आपने देखा होगा, जुलाई में देखा, पिछले साल जब हम उसकी बात करते हैं जी। उस जुलाई के समय में जिस तरह से उभर के आए कट्टरवादी, उसमें जमाती हैं, उसमें राजाकार हैं, और ये बहुत बड़ा तबका अंदर घुसा हुआ है। और पाकिस्तान इसी रूट से, क्योंकि देखिए अभी उसकी मिलिट्री टाइज हो गई है, डिप्लोमेटिक कर लिया है, पॉलिटिकली वो कर लिया है, वो अपना इकोनॉमिकली वहां पर ट्रेडिंग शुरू हो गई। जो पाकिस्तान से शिपें आ रही हैं वहां पर, चाहे वो चिटगांव पोर्ट में आती हो, और फिर वहां से असले आ रहे हैं, दूसरी चीजें हैं। मगर आई थिंक ये जो वो समझते नहीं है, इंडिया इज टू स्ट्रांग, साहब समझते हैं इसको, एंड वी विल नेवर अलाउ दैट थिंग टू हैपन। इट इज अ मैटर ऑफ, यदि हमारे से जो गलती हुई कि 1971 में जो जिस तरह से हमें रखना चाहिए था, हम टू लिबरल होकर के इनको जाने दिया। अदरवाइज कभी ऐसा नहीं कि उनको आजादी तो मिलती ही, बांग्लादेश बनता ही, वहां के लोग और भारत में कोई अंतर नहीं है। बांग्लादेश इस पाकिस्तान इस भारत का हिस्सा हुआ करता था, मगर हम तो उसको अखंड भारत की जब बात करते हैं, तो हमने इसको जीतने के बाद भी हमको वहां पे एक बनने दिया देश को। मगर ये गलतियां बांग्लादेश के कुछ लोग हैं, वो जो कट्टरता है जो आप देख रहे हैं, उसमें इस्लामिक कट्टरता है। सर, क्या ये कहा जा सकता है कि बांग्लादेश वाकई अपने पैर पर कुल्हाड़ी मारने का काम कर रहा है? क्योंकि जिस तरीके से ग्रेट बांग्लादेश का नक्शा पहले पेश कर दिया पाकिस्तान के सामने यूनुस ने, उसके बाद से जब शेख हसीना इंटरव्यू देती है इंडियन मीडिया को, तो वो इस पर भी रोक लगाने की मांग कर देते हैं। तो ये सब करके यूनुस खुद अपनी स्थिति को और ज्यादा खराब कर रहे हैं, क्योंकि आने वाला समय बदलेगा, ये वो भी बहुत अच्छे से जानते हैं। हाँ, देखिए, जैसा कहे साहब कह रहे हैं कि 17 नवंबर में भी द लास्ट टाइम ऑफ यूनुस इज टू एक्सपोज। उन्होंने अपने को पूरा एक्सपोज कर लिया है। वो चाइना के भी स्ट्रूज हैं, और दूसरा स्ट्रूज तो है ही है जो वेस्ट के अंदर में, और भारत इज टू स्ट्रांग। अभी वी आर टू मिलिटरली एज ए नेशन, एज ए इंटरनेशनल दिस थिंग। बांग्लादेश के जो
18 करोड़ लोग हैं, बहुत अच्छा प्रोग्रेस कर रहे हैं। दे वुड हैव सरपास्ड इकोनॉमिकली इवन इंडिया, और उस तरह जा रहे थे, मगर ठीक है अपने सर। पैरों में कुल्हाड़ी मार करके यदि लोगों ने लिया है जी। तो इंडिया विल नेवर अलाउ, ठीक इंडिया है। विल नेवर अलाउ। वी आर एब्सोल्युटली अवेयर अप फ्रंट हैंड। ठीक है सर, समय का अभाव है तो आप दोनों का बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए। रिटायर्ड मेजर जनरल हमारे साथ जुड़े के सिन्हा जी, आप डिफेंस एक्सपर्ट हैं। शोएब चौधरी जी, बांग्लादेशी पत्रकार, हमारे साथ जुड़े। बहुत धन्यवाद आप दोनों का हमारे साथ जुड़ने के लिए और तमाम बातें हमारे साथ साझा करने के लिए। इसी के साथ इस बुलेटिन में फिलहाल के लिए इतना ही। नमस्कार।